एक मॉडल आपने देखा खेती का, एक खेती का मॉडल है जो जीडीपी को नहीं बढ़ा रहा है, लेकिन उसमें पहले वाले में खर्चा नहीं है, टेंशन नहीं है, बॉडरेशन नहीं है, भाईचारा बढ़ रहा है, समाज उन्नति कर रहा है, सब अच्छा है। दूसरे वाले में कंपनियां ग्रो कर रही हैं, सरकार को टैक्स मिल रहा है, जीडीपी में उसका योगदान है। ठीक है, अभी एक दूसरा मॉडल देखते हैं, शिक्षा का मॉडल। शिक्षा में क्या है, गांव वाले मिलकर तय करते हैं कि हमारे यहां स्कूल होना चाहिए। सभी जने मिलकर एक एक ईंट, एक एक बोरी या एक एक गट्टा, एक एक तसला जो है वो सीमेंट, रेत, बजरी इकट्ठा करते हैं। गांव में जो मिस्त्री है वो मिस्त्री गांव का स्कूल बनाता है। स्कूल बना के गांव के जो बच्चे हैं उनको तैयार किया जाता है, टीचर्स तैयार होते हैं और वो गांव के स्कूल में पढ़ाना शुरू करते हैं। वो अपने बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हैं तो गांव वाले मिलकर सारे इकट्ठा पैसा करके उनका घर चलाने का इंतजाम कर देते हैं। भाई तुम समाज के लिए इतना कर रहे हो, तुमको दिक्कत हम आने नहीं देंगे। पैसा बेशक ना दे, तुमको पूरे साल का अनाज, तुम्हारे डंगर, तुम्हारा दूध, तुम्हारा खाना पाना, तुम्हारा सब चल। जब खर्चा आदमी को करना किस लिए होता है, सामान के लिए करना होता है, सामान उनको पूरा गांव प्रोवाइड कर देता है। कोई पैसे का विनिमय नहीं हुआ, बच्चे सारे पढ़ रहे हैं मौज से, सारे इकट्ठे होकर के सामान ले आते हैं और सामान लाते हैं तो हमारे बच्चे गांव के स्कूल में सुबह उठ के जाते हैं। सुबह उठते ही खेत में घूम के आए, शाम को घर आए, फिर स्कूल में गए नहा धो के, वहां पढ़ के आए, फिर वापस घर में कूदते हुए घर पे आए। सिक्योरिटी की कोई टेंशन नहीं, कोई बॉडरेशन नहीं, कोई सुबह जल्दी 6 बजे उठ के दौड़ने का टेंशन नहीं, शाम को 6 बजे लौटने का टेंशन नहीं। क्यों जी? और गांव के हर व्यक्ति की नजर में हमारा बच्चा गांव के अंदर पढ़ रहा है, जो उस गांव की जरूरत है उसके हिसाब का करिकुलम तैयार हुआ, उसके हिसाब की पढ़ाई पढ़ा, उसके हिसाब का रोजगार अपने गांव के आसपास करने लगा। इसमें जीडीपी में योगदान 0 है गांव का। क्यों जी? ऑब्वियसली। फिर एक दूसरा तरीका है कि आपको बोल दिया गया गांव में कुछ नहीं रखा है, गांव में पढ़ाई का बिल्कुल अच्छा लेवल नहीं है, शहर के स्कूल में अच्छा लेवल है। तो शहर का स्कूल की जो बिल्डिंग है वो पहले करोड़ों रुपए में जमीन खरीदी गई, फिर उस पर करोड़ों रुपए लगा के बिल्डिंग बनाई गई, फिर उसमें करोड़ों रुपए लगाकर 8-10 बस खरीदी गई। फिर उन बसों के ऊपर ड्राइवर भी है, उनके ऊपर कंडक्टर भी है, सीसीटीवी कैमरा भी है, पेट्रोल डीजल का खर्चा भी है, टायर लगने का खर्चा भी है, फिर उसमें आया भी है, असिस्टेंट भी है, उसके अंदर ट्रांसपोर्ट का अलग डिपार्टमेंट है। टीचर्स जो नौकरी करने आते हैं वो दूर जगह से आते हैं तो उनको कार भी खरीदनी होती है, उनको बाइक भी खरीदनी होती है, उनको पेट्रोल डीजल भी लगाना होता है, उनको मोबाइल भी खरीदना होता है, उनको कैमरा कंप्यूटर भी खरीदना होता है, उनको पूरा सीसीटीवी कैमरास भी अरेंजमेंट करना होता है। और इस तरह से एक स्कूल पूरा बिजनेस मॉडल बनके पैसे का आवागमन चालू करता है। यहां जीडीपी बढ़ रहा है। अब क्योंकि वो जो मास्टर जी दूर जा रहे थे तो उनको दूर जाने के लिए सड़कें चाहिए चौड़े वाली, तो उसके लिए खदान बनेंगे, बड़ी बड़ी सीमेंट की फैक्ट्रियां लगेंगी, वहां से ट्रक भर भर के चलेंगे, पत्थरों को तोड़ा जाएगा, उस माइनिंग से जो पैसा निकलेगा वो जीडीपी बढ़ाएगा। पोल्यूशन भी होगा, कंक्रीट के शहर भी बनेंगे और दूर दराज में जाकर नौकरी करने से जीडीपी बढ़ता है, गांव के गांव में रोजगार करने से जीडीपी नहीं बढ़ता है। अब आप बता दीजिए आपको कौन से वाला मॉडल चाहिए, क्योंकि कंपनियों को तो दूसरे वाला मॉडल चलता है। जब मैं बैठा था तो एक इकोनॉमिक्स का एक पीएचडी किया हुआ आदमी मुझको बोलता है कि डॉक्टर साहब आप तो फिर इसका मतलब पूरी इकोनॉमी को जाम करने की बात कर रहे हो। इकोनॉमी किसके लिए होती भाई? किसके लिए देश है? सरकारों को बनाया किसके लिए है? लोगों के लिए बनाया है। लोग तय करेंगे उनको कैसा जीवन चाहिए। उनको अगर अपनी मर्जी का जीवन जीने का हक नहीं है तो फिर भैया कागजों में कुछ ही लिखा हो, 99 साल कहो, 100 साल कहो, हम तो आजाद हुए ही नहीं मित्र। इसमें कागजों में लिखने की जरूरत क्या है? आप अपना बच्चा अपनी मर्जी से अस्पताल में पैदा कर सकते हो क्या? नॉर्मल डिलीवरी करवा के दिखाए ना, मिडवाइफ आशा वर्कर फटाक से कराती है, उसके ऊपर एफआईआर। उसके बाद अगर उसको जितने इंजेक्शन लगने हैं पैदा होते ही ठोकते हैं। एक तो पहला पैदा होते ही उस बच्चे को कोई सेंस नहीं है दुनिया क्या है, उसको सुई ठोक दी जाती है और एकदम से उसका दिमाग ऐसे कहता हो ये दुनिया बड़ी खतरनाक आई, जिसमें आते ही मुझे ऐसे तीर भाले चुराए गए। उसके लिए तो वो भाला है ना भाई, पैदा होते ही भाला ठुकना शुरू हो गया उसको। डॉक्टर को देखते ही उसकी शक्ल वैसी हो गई है। मतलब वो अजनबी से ऐसे देश में जहां उसको आते ही केयर मिलनी चाहिए थी,
जहां आते ही उसको प्रेम मिलना चाहिए था, उसको मतलब उसकी मां मिलनी चाहिए थी, सिजेरियन होने के बाद मां अलग पड़ी है, वो पालने में अलग पड़ा है और उसको ठोक दिया है एक भाला, तो उसको फिर ऑटिज्म होगा ही। जब उसको हर हफ्ते एक भाला ठोक दिया जाएगा, उसको तो लगेगा ये दुनिया बड़ी खराब सी है, वो अपनी दुनिया में चला जाएगा, फिर तो ऑटिज्म बढ़ेगा भाई, फिर तो वो संसार से साथ कनेक्ट नहीं होगा। मतलब किसी एनिमल में कोई इंजेक्शन नहीं लगता पैदा होने के बाद, और सारे जिंदा रहते हैं अपने आखिरी दिन तक। हमारे वाले का क्या होता है, कब टपक जाए पता ही नहीं। अब तो हार्ट अटैक कब हो रहा है, ब्रेन हेमरेज कब हो रहा है, कोई आइडिया नहीं। पहले तो नहीं होता था। जब से डॉक्टर बढ़े, जब से अस्पताल बढ़े, तब से बीमारियां बढ़ी हैं, बीमार लोगों की संख्या बढ़ी है, तो कम होनी चाहिए थी ना भाई। अस्पताल बढ़ने से, डॉक्टर बढ़ने से अगर मरीजों की संख्या कम होती है, बीमारियों की संख्या कम होती है, फिर तो उनका बढ़ना अच्छी बात है। लेकिन यदि अस्पतालों के बढ़ने से और डॉक्टरों के बढ़ने से बीमारियों की संख्या भी बढ़ती है, तो फिर ये गलत बात है, फिर तो ये गेम प्लान है। ऐसी जीडीपी नहीं चाहिए भैया हमको, ये लड़ाई अपने को लड़नी पड़ेगी ना। 30,000 करोड़ रुपया फटाक से उसको भारत बायोटेक को चला गया, आदर पूनावाला के खाते में ट्रांसफर कर दिया मोदी जी ने, पूछा भी नहीं देश की जनता से, जिसकी ताकत लेकर वहां बैठ के प्रधानमंत्री बना हुआ है। और हम लोग बैठे आराम से नेटफ्लिक्स पे अपने सीरियल पूरे कर रहे हैं हमारे बच्चे, है ना। नहीं तो गेम पे अपना गेम खेल रहे हैं, स्कोर बना रहे हैं, नहीं तो 3 पत्ती खेल रहे हैं, उधर से उनको नशे में घुसा दिया। वो 5 मंकी एक्सपेरिमेंट काम कर रहा है, उनको मालूम ही नहीं है कि लड़ना भी होता है, उनको मालूम ही नहीं अपनी संस्कृति बचाने पे भी करना है, उनको पता ही नहीं है कि ये मंदिर हमारी धरोहर है, उनको पता ही नहीं है कि ये खेत हमारे पुरखों ने कैसे कमाए थे, कैसे बचा के रखे हैं, उनको पता ही नहीं आज़ादी कैसे मिली थी, कितने त्याग तपस्या और बलिदान के बाद मिली थी, उनको कुछ नहीं पता। वो अपनी धुन में मस्त हैं, क्योंकि कोई जगाने वाला ही नहीं है, हैं? अब ये तो इसका जीडीपी का, ऐसे ही अस्पताल का जीडीपी, ऐसे ही फैक्ट्रियों का जीडीपी। अब अगर मान लो आपके खेत में आपने गन्ना बोया, गन्ना बोकर गांव में कोल्हू लगा लिया, वहीं अपना गुड़ बन गया, वहीं अपनी शक्कर बन गई, कोई केमिकल नहीं लगा। अगर केमिकल नहीं पड़ेगा तो आदमी बीमार नहीं पड़ेगा, बीमार नहीं पड़ेगा तो जीडीपी नहीं बढ़ेगी। फिर बीमार पड़ेगा तभी तो गाड़ी में एम्बुलेंस में लेके जाओगे और महंगी महंगी दवाइयां खरीदोगे, मोटे मोटे ऑपरेशन कराओगे, तो जीडीपी नहीं बढ़ानी क्या तुम लोगों को? बीमार पड़ना चाहिए तुम लोगों को, तभी तो देश विकास करेगा। वो ऐसा बोलते हैं? अगर गांव में ही गुड़ शक्कर बन गया तो फिर बड़ी बड़ी जो शुगर फैक्ट्रियां हैं वो नहीं चलेंगी। अगर उसमें तो सल्फर भी पड़ता है, सल्फर अगर चीनी में पड़ता है तो उससे कैंसर भी होता है। अगर कैंसर नहीं होगा तो जीडीपी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि फिर आप हर हफ्ते हर महीने केमो नहीं करवाने जाओगे। इसलिए आपका बीमार रहना देश की तरक्की के लिए अच्छा है, देश को टैक्स मिलता है उससे। आपका गांव से बाहर पड़ना देश की तरक्की के लिए अच्छा है। आपका मोटी मोटी सड़कें बना करके पूरे रास्तों को बैन कर देना, ताकि जमीन को ऐसी बना देना कि वो पानी सोखे ही नहीं, ये देश की तरक्की के लिए अच्छा है। कंक्रीट के जंगल चारों तरफ बनाना, शहर के अंदर सीसीटीवी कैमरास लगाना, बड़ी बड़ी एलईडी लगाना, बड़े बड़े पार्कों में इंटरलॉकिंग वाली पुराने वाली सड़क को तोड़ के नई बनाने से जीडीपी बढ़ती है भाई। कच्चे रास्ते पे जीडीपी नहीं बढ़ती है, केवल पक्का रास्ता ही जीडीपी बढ़ाता है। कच्चे रास्ते तो हर साल बारिश होती है, गड्ढे हो जाते हैं, फिर अगले बार उनको ट्रैक्टर ले जाके फिर प्लेन कर देता है, वो फिर ठीक हो जाता है। कोई जीडीपी का कोई चक्कर ही नहीं। कोई बंदा खेत में वैसे जा रहा था तो उसने रो खोल दिया, बन गया, ऊपर से प्लेन कर दिया, जीडीपी में कोई योगदान ही नहीं आया उसका। तो अब यहां पे तो पुरानी सड़क को तोड़ा जाएगा, फिर उसके ऊपर नई लेयर बनाई जाएगी, चारों तरफ पट्टी बनाई जाएगी, उसके ऊपर बड़ी बड़ी मशीनें आएंगी, फिर नेताजी के जो खास आदमी है उसको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। सड़क 300 करोड़ में बननी होगी तो 500 करोड़ का बजट निकलेगा, उसमें से 100 करोड़ नेताजी को मिलेंगे, नेताजी अपने इलेक्शन में उसको खर्चा करेंगे, तो जीडीपी बढ़ेगी ना भाई। ये अपना जीडीपी का मॉडल है कि आपका अपने घर से दूर रहना, आपकी जमीन का खराब होना, आपके शरीर का खराब होना, आपके रिश्तों का खराब होना, आपके समाज का टूटना जीडीपी के लिए जरूरी है।
तो जीडीपी किसके लिए काम कर रही है, मेरे ख्याल से मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और आपको ऐसी जीडीपी बढ़ानी है कि अपने समाज को बचाना है, यह निर्णय भी लेना आपको ही है। अब इसमें न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का नाम लेने की जरूरत कहां है कि नहीं? मैं अपनी मर्जी से जीना चाहता हूं, मुझे नहीं पता भाई बिल गेट्स क्या चाहता है, मुझे नहीं पता रॉथस्चाइल्ड क्या करता है क्या नहीं करता। मेरा पैसा बैंक में पड़ा हुआ है, मैं उसमें जमा करने का और निकालने का पैसा नहीं दूंगा। ये तो मेरा हक है ना। और तुम अगर इसका पैसा लोगे तो मेरा पैसा दो, और अगर वो कागज के टुकड़े दे तो वर्मा जी को ले जाकर करेंगे ये वाला पैसा नहीं, असली वाला पैसा दो। लेकिन ये बोलना तो तब हो सकता है जब हम अकेले अकेले ना जाएं, जब हम वहां लाखों की संख्या में पहुंचें, जब 1000 लोग यहां बैंक के आगे खड़े हों, 1000 लोग एसबीआई के आगे खड़े हों, 1000 फिर उधर कर्नाटक में खड़े हों, 1000 फिर उधर हिमाचल में खड़े हों, 1000 फिर हरियाणा में खड़े हों, हर बैंक के बाहर 1000 500 लोग खड़े हों और अपना असली रुपया मांगने को, तो यकीन मानिए अगले दिन बैंक खुलेंगे ही नहीं। अगले दिन खबर आएगी साइबर अटैक आ गया, आपके खाते में जितना पैसा था शून्य हो गया। वो तो बड़े बड़े पुलिस वाले माइक लगाकर गांव में बताते ही हैं कि 140 से अगर फोन आ रहा है तो फोन मत उठाइए, आपका खाता शून्य हो सकता है। बता दें ना, पहले ही बता रहे हैं, आपकी माइंड प्रोग्राम पहले से चालू है। आपको चारों तरफ से लपेटने का उन्होंने इंतजाम पूरा कर रखा है। खेत में बीज आपका बचेगा नहीं, खेत में बीज नहीं है भाई साहब किसान के पास अपना बोने के लिए। प्राइवेट कंपनियां हैं, उनका बीज है, और बीजों के ऊपर 3.5 लाख बीजों के ऊपर बिल गेट्स अकेला कुंडली मारकर बैठा है। और वो ये कह रहा है नॉर्वे में स्वालबार्ड सीड वॉल्ट में उसने 3.5 लाख बीज प्रिजर्व करके रखे हुए हैं। वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, मतलब कमाल की बात देखो, वो कह रहा है जब मानवता का विनाश हो जाएगा तो ये बीज काम आएंगे। उसको मालूम है मानवता का विकास होगा, मतलब उसको मालूम है इसका मतलब विनाश करने का क्या खेल है। वो क्या बोलता है अपनी एक टेड टॉक में, पता क्या बोलता है कि भाई देखो, भारत अगर ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं, छोटे बच्चों की किताबों में पढ़ा जाता है। मतलब क्या होता है कि जितनी हवा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये एक ब्लैंकेट की तरह काम करती है। सूरज की किरणें जब धरती पर आ जाती हैं तो टकराने के बाद जब वो वापस जाती हैं तो वहां मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसको ऊपर नहीं जाने देती, तो नीचे के धरातल को वो गर्म करके रखती है। अगर ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो जाएगी तो धरती ज्यादा गर्म हो जाएगी, तो ग्लेशियर ज्यादा पिघलेंगे, तो समंदर में ज्यादा पानी आ जाएगा, तो सुनामी आने की वजह से पूरे में तहलका मच जाएगा। वो ये कह रहा है ग्लोबल वार्मिंग इसलिए खतरनाक है। ठीक है जी। अब फिर अगली लाइन में वो बोलता है कि अगर इस धरती को बचाना है तो इस धरती को बचाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम करना पड़ेगा। और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम करने के लिए कार्बन का लेवल कम करना पड़ेगा या फिर कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को बंद करना पड़ेगा। अब वो उत्सर्जन किससे होता है? चीजों के जलने से और हमारे सांस लेने से। और वो ऐसे करके क्लाइमेट के ऊपर चर्चा करने आया, देश धरती को बचाने के लिए सारे देश के अमीर आए, और आने के आए पता कैसे? बड़े बड़े प्राइवेट जेट में, 20-20 गाड़ियों के काफिले में। उनकी गाड़ी पेट्रोल डीजल थोड़ा नहीं पीती है। हमारे वाली गाड़ी अगर 20 की माइलेज देती है तो उनके वाली 1 या 2 की माइलेज देती है। यानी हमारी 20 गाड़ियों के बराबर उनकी एक गाड़ी, और 20-20 का काफिला एक आदमी का। उसमें वो आए कि एनवायरमेंट को बचाएंगे अपन। वो कह रहे हैं हमारे जेट से कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं निकलती, वो तो ऑक्सीजन प्योर निकलती है। हमारे वाली गाड़ियों से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती, तुम्हारी सांसों से निकलती है, गाय की डकार से निकलती है। इसलिए अगर धरती को बचाना है तो हमारी कार और प्राइवेट जेट नहीं रोकने हैं, तुम्हारी सांसें रोकनी पड़ेंगी। मतलब लॉजिक कमाल के देते हैं। और हमारा यूथ कहता है बहुत बढ़िया कॉन्फ्रेंस रही दावोस में। ये जो माइंड के ऊपर जो तिलिस्म का घेरा बना रखा है, इसको कैसे तोड़ेंगे, ये चर्चा है असली तो। क्योंकि ये अगर आप नहीं तोड़ पाए तो बात नहीं बनेगी। और ये ऐसा नहीं है
इसको अगर आप ऐसा सोचते हो कि बैठ करके आपने हथौड़े मारने की कोशिश की सिर के इस तिलिस्म के ऊपर और ये नहीं टूटा, और फिर आकर के कह दो डॉक्टर साहब बहुत समझा लिया, कोई नहीं समझता है। फिर मैं उनको एक बात बताता हूं, ये जो इतनी बड़ी परत हो गई है इस तिलिस्म की, इस आवरण की, वो इतनी मोटी तुमने होने क्यों दी? क्योंकि हम सोए पड़े रहे, शायद उठे नहीं। अगर कोई उठा, कोई मेरे जैसा बोलने लगा, तो मेरे जैसे आदमी को इन लोगों ने या तो कह करके कि तुमको सत्ता मिल जाएगी, तुम वहां सत्ता में बैठ के ठीक कर लेना, या फिर कह दिया कि जाओ तुम्हारी इस धरती पर जरूरत नहीं है, या तो उसको टपका दिया, या उसको खरीद लिया, या उसको डरा दिया। क्योंकि लोग खुलकर नहीं आए, जिस चीज के लिए चले थे उससे कम में कॉम्प्रोमाइज कर गए। भाई अगर मान लो आज मैं किसी मुद्दे पर आप लोगों को खड़ा करता हूं और मैं उससे कम में कॉम्प्रोमाइज करता हूं, तो आप लोगों का फर्ज है मेरे पिछवाड़े पे लात मार के भगा के नए आदमी को तैयार करना। लेकिन आपने कुछ किया ही नहीं, जनता ने कुछ किया ही नहीं। उन्होंने तो भाई साहब 50 साल लगाए हैं आपके इस लेवल तक आने के लिए। पहली बार पेस्टिसाइड और यूरिया जब आप लोगों को दिया था तो फ्री में आपको आदत डाली थी। आपके खेत में जाके पहले बोलते थे इस एरिया में फ्री में मार के देता हूं, देखना कितना बढ़िया हो जाएगा। जैसे जिम जाने वाले बच्चे को फ्री में पहले पाउडर दे दो प्रोटीन वाला, और वो देखे बॉडी बन गई यार, फिर उसकी बॉडी बिना पाउडर के खड़ी ना हो पाए, फिर उसको हर बार पाउडर लेना ही पड़े। वो जमीन के साथ कर दिया इन्होंने तो यहां, मतलब इन्होंने ऐसे जोर के हथौड़े नहीं मारे। आपको जबरदस्ती नहीं कहा कार खरीदो, आपको जबरदस्ती नहीं कहा मोटरसाइकिल खरीदो, तेल फूको, आपको नहीं कहा ब्रांडेड कपड़े पहनो, लेकिन आपके ऊपर ऐसे टक 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 हल्के 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 इतनी बार मारा, आपने सोचा खरीदना ही पड़ेगा अब तो। मतलब माइंड में कैसे घुसा, उसकी हद देखिए। अगर आज कोई 60 साल की लेडी या 70 साल की लेडी अगर टूथपेस्ट लेने चली जाए दुकान पर, तो बोलेगी भाई एक कोलगेट देना। टूथपेस्ट नहीं मांगती है, वो कोलगेट मांगती है। वो बंदा कोलगेट लेके आएगा, अरे ये वाली नहीं, पेप्सोडेंट वाली दो। समझे बात? ब्रांडिंग। अब मैं अगला शब्द बोलूं, मैं आपको एक बात कहूंगा, आप उससे अगला शब्द बोलना। मान लो मैं ऐसे बोलता हूं, हमारा क्या क्या बोला? मैंने तो बोला ही था बजाज, हम तो कहता हमारा संगठन। मतलब आपके दिमाग पर इतना घसा हुआ है कि जब कोई इस टोन में बोल दे हमारा, तो समझो बजाज ही आएगा आगे, क्या नहीं? क्या चल रहा है, इसको भी उन्होंने ऐड बना दिया है, ताकि उसके जवाब में हम लोग उनकी ब्रांडिंग करने लगे। ये 10 सेकंड का ऐड, 15 सेकंड का ऐड, लेकिन वो चलेगा कितनी बार? रेडियो चलाओगे, जितनी बार एक गाना खत्म होगा सारी ऐड दोबारा, फिर गाना खत्म होगा सारी ऐड दोबारा। आप सुन नहीं रहे हो, लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड में जबरदस्ती वो जा रहा है और आप स्टोर कर रहे हो। इसी तरह से आपके बच्चे जो अपने मोबाइल में देख रहे हैं, तो आसमान में चल रहे जो ये केमिकल छिड़कते हैं, तो आपके बच्चों के कार्टून में ये पीछे छिड़क रहे होते हैं, तो बच्चों को लगता है ये कार्टून में भी छिड़के जाते हैं, बाहर भी छिड़के जाते हैं, नॉर्मल बात है। वहां पर कार्टून में वो बच्चा अपनी मां को कहता है दिमाग मत खाओ मेरा, मेरी मम्मा मेरा दिमाग मत खाओ। तो बच्चा जब उस कार्टून को बंद करता है और उसकी मां कहती है बेटा थोड़ा पढ़ाई कर लो, तो फिर बोला मम्मा दिमाग मत खाओ, क्योंकि उसको लगता है नॉर्मल है ये बात। वहां पर उसके कार्टून्स में आजकल लड़का लड़के को किस करने लग गया है, लड़की लड़की को किस करने, तो उनका गे प्रोपेगेंडा, लेस्बियन प्रोपेगेंडा चल रहा है, जेंडर इक्वालिटी वाला प्रोपेगेंडा उनका चल रहा है। तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, वो अपना एजेंडे पे पूरी तरह से कायम है। आप अपने घर में मोबाइल और टीवी का यूज भी कम नहीं कर पाए, ये हमारी पागलपन है, क्योंकि हमको नहीं मालूम वो आपका प्रोपेगेंडा कैसे चलाते हैं। टेलीविजन का इस्तेमाल करके, अखबारों का इस्तेमाल करके, पॉलिटिकल पार्टियों का इस्तेमाल करके, कंपनियों का इस्तेमाल करके, कॉमिक्स का इस्तेमाल करके, आप वो तो सब कुछ बना बना के आपके बच्चों को परोस रहे हैं। आपके गांव को, आपके समाज को, आपके बच्चे को क्या चाहिए, उसके लिए हमने क्या डेवलप किया भैया? नथिंग। क्योंकि हमारा अगले वाली पीढ़ी क्या बोलेगी, कंपनियां ही बनाती हैं,
अगर कोई उससे पूछेगा ब्रेड कहां से आता है, तो वो ये नहीं बता पाएगा कि गेहूं को सड़ा करके ब्रेड बनता है, वो ये कहेगा फलानी कंपनी से आता है। उनको तो लगता है वो कंपनी पैदा करती होगी। किसान को मार दिया जाता है, उसका गेहूं 20 रुपए किलो खरीद के लिया जाता है, उसको सड़ाने के बाद ही बनता है ना ब्रेड। ब्राउन ब्रेड का पैकेट जो है वो 65 रुपए का आता है, आधा किलो का, यानी 130 रुपए किलो किसान को उल्टा बेच देती है कंपनी, और किसान बड़े शौक से खा रहा होता है सैंडविच बनाकर। हैं 1 रुपए का भी खर्चा नहीं आता एक सैंडविच में, और हम लोगों को 200-200 रुपए का भी बेच देते हैं वो मॉल में, और हम अमीर होने का फीलिंग लेते हैं फिर वो खा के। जब एंडोसल्फान मिला, एंडोसल्फान कोका कोला के अंदर पेस्टिसाइड मिले और एंडोसल्फान मिला, पैरामेलाथियान मिला, संसद के अंदर 250 पेज की एक रिपोर्ट पेश हुई। संसद में पेश होते ही उनके आंकड़े खुले, उनकी आंखें खुली, और संसद के सभी लोगों ने उसका विरोध किया कि संसद में यह बैन होनी चाहिए, केवल संसद में, बाहर बिकती रहनी चाहिए, क्योंकि इनकी हड्डियां गलती हैं तो 100 बार गलें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, संसद में बैठे वालों की नहीं गलनी चाहिए। हम लोगों को मालूम है, हमारे बच्चों को हम लोग पिला रहे हैं लाके, कभी माजा, कभी खाजा, कभी पीजा, कभी ले जा, कभी सो जा, कभी मर जा, सब इन्हीं के नाम पे, कंपनियों के नाम पे। और ये कंपनियां ही तो चला रही हैं सरकारों को, और ये कंपनियां ही न्यू वर्ल्ड ऑर्डर हैं, कंपनी राज। इन्होंने आपके घर में ऐसी सुरंग खोद के और पाइपलाइन बिछा दी, एक पाइपलाइन कपड़े की, एक पाइपलाइन जूते की, एक पाइपलाइन पढ़ाई की, एक पाइपलाइन आने जाने की मतलब ट्रैवलिंग की, एक पाइपलाइन बीमारी की, एक पाइपलाइन खेती की। उसमें क्या है, आप कुछ भी कर रहे हो कंपनी को ही दे रहे हो। मतलब मोटरसाइकिल को किक मारी तो कंपनी को पैसा गया, मोटरसाइकिल खरीदा तो कंपनी को पैसा गया, कपड़ा खरीदा तो उसको गया, ब्रेड खरीदा तो उसको गया, सॉस खरीदी तो उसको गया, बाहर घूमने गए तो उसको गया, प्राइवेट अगर स्कूल में बच्चा पढ़ता है तो कंपनी को गया। तो जब आप 24 घंटे अपनी कंपनियों को मजबूत करते जा रहे हो, तो कंपनियां आपके ऊपर राज नहीं करेंगी क्या? वो तो रोज मजबूत हो रही है, आप रोज कंगाल हो रहे हो, आपका तो समाज रोज टूटता जा रहा है, आपकी तो नौकरी कम होती जा रही है, आपका तो बैंक बैलेंस रोज कम होता जा रहा है, आपका तो सब कुछ बर्बाद होता जा रहा है और उनका सब कुछ बनता जा रहा है। तो भैया कल को हम लोग बेड़ियों में नहीं जकड़े होंगे, इसकी बात की क्या गारंटी है रे? कोई गारंटी मुझे तो साफ दिखाई दे रहा है, इसीलिए तो लगे हैं आप लोगों से चर्चा करने आने का पीछे यही तो लॉजिक है। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि असल में यह है क्या। आजादी मिल गई है नहीं मिली है मुझे पता नहीं, लेकिन मैं आजाद महसूस नहीं करता हूं। गांव आजाद महसूस नहीं करता है, खर्चे अपनी मर्जी से नहीं हो पा रहे हैं, स्कूल में भी पढ़ाई अपनी मर्जी से नहीं करवा पा रहे हैं, खेत में फसल भी अपनी मर्जी से नहीं बो रहे हैं, बिजली के ऊपर डिपेंडेंसी, हमारी टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंसी हमको आजाद रहने नहीं दे रही है। और इसके लिए अपने को प्रयास करने पड़ेंगे। अब कैसे प्रयास करने पड़ेंगे? पहले तो पूरे के पूरे खेल को ही समझना पड़ेगा ना। क्यों? मेरे ख्याल से ये जो पिछले 2-3 साल में बीमारी चली, इसका प्रोपेगेंडा पे तो आपको कोई डाउट नहीं होगा ना, ये तो क्रिस्टल क्लियर है। अगली पीढ़ियां इसको कैसे समझे, इसके लिए कोई दस्तावेज तैयार किया आपने? क्योंकि आप अगर अपने बच्चों को नहीं समझा पाए कि ये प्रोपेगेंडा था कि गूगल उन्हीं की कंपनी है, फेसबुक उन्हीं की कंपनी है, ट्विटर उन्हीं की कंपनी है, जिस पे तुम्हारा इंस्टाग्राम पे जो सब कुछ इंफॉर्मेशन आती है ये उनकी कंपनी है, तो वो आपको ऐसी इंफॉर्मेशन देंगे जो उन्होंने आपको देनी है, वो नहीं जो आपके काम की है, काम की नहीं आएगी। आज आप डाल के देखो, इस बीमारी की सच्चाई डाल करके देखो, आपका अकाउंट ही ब्लॉक हो जाएगा, है ना। मतलब
एक ओपिनियन के अलावा दूसरा ओपिनियन समाज में एक्सेप्टेड नहीं है। यही है सेंट्रलाइज्ड सिस्टम, जिसको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं सब कुछ वहां से चलेगा, वन वर्ल्ड वन गवर्नमेंट, वन वर्ल्ड वन हेल्थ, वसुधैव कुटुंबकम, वन कंट्री वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन हेल्थ कार्ड, वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन यूनिफॉर्म, सारी की सारी मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्सेस के ऊपर सबका कंट्रोल वहीं से चलेगा, सबका मालिक एक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। चलाता कौन? जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को फंडिंग देता है, जो यूनाइटेड नेशंस को फंडिंग देता है, जो WHO को फंडिंग देता है, जो IMF को फंडिंग देता है, वही तो चलाएंगे ना। क्यों भाई? अगर आप लोगों ने मिलकर इस कार्यक्रम की फंडिंग कर ली तो आपके हिसाब से कार्यक्रम होगा। अगर इसकी फंडिंग मैंने दी होती तो मैं बताता ना कौन बोलेगा कौन नहीं बोलेगा। क्यों? फिर किसी को बोलने का हक नहीं है। फिर अगर कोई दूसरा कोई कंपनी वाला अगर देता तो वो कहता ना भाई इस मुद्दे पर नहीं बोलना, तुमने पैसे मैंने दे रखे हैं। इसीलिए तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंदर बैठे लोग कंट्रोल कर रहे हैं ना सब कुछ। फ्लेक्सनर रिपोर्ट आई, अब्राहम फ्लेक्सनर की अध्यक्षता में फ्लेक्सनर कमीशन बैठा 1908 में, और 1911 में उसने अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई, रिपोर्ट सबमिट कराई। किसको कराई पता है? रॉकफेलर फाउंडेशन को। पैसे किसने दिए फंडिंग? रॉकफेलर फाउंडेशन। तो रॉकफेलर फाउंडेशन वो कौन सी? वही रॉकफेलर फाउंडेशन जिसने फोर्ड फाउंडेशन के साथ मिलकर द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी को भी हथियार दिए और अंग्रेजों को भी हथियार दिए। इंग्लैंड को भी वही हथियार बेच रहे हैं और जर्मनी को भी वही बेच रहे हैं। दोनों भाइयों को लड़ा दिया, इसके हाथ में बंदूक पकड़ा दी, इसके हाथ में फरसा, इसने इसकी टांग पे गोली मारी, इसने इसकी बाजू पे मारी। अस्पताल भी जाओगे, अस्पताल भी उन्हीं का, उन्हीं के हथियार से मारा। फिर जाके अस्पताल में बैठे उन्हीं का अस्पताल, फिर दवाई कंपनी भी उनकी और फिर थानेदार भी उनका, सब जगह पूछ के आ गए दोनों भाई आकर के। है क्यों? क्योंकि इराक के ऊपर जब अटैक हुआ अमेरिका का, सद्दाम हुसैन के ऊपर अटैक हुआ, लोगों को लगता है सद्दाम हुसैन तानाशाह था। नहीं, सद्दाम हुसैन ने डॉलर में ट्रेड करने से मना कर दिया था। सद्दाम हुसैन ने बोला मैं तेल तुमको ऐसे नहीं दूंगा, मैं रशिया के उससे दे दूंगा, रूबल से दे दूंगा, मैं सोने में दूंगा, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा, मुझे सोने के बदले में सोना चाहिए, तुम्हारा डॉलर का कागज का टुकड़ा नहीं चाहिए। इसीलिए उसको बनाया था। यही काम हिटलर ने किया था, इसीलिए हिटलर को ऐसा साबित किया इन्होंने। यही काम। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस जो कि यूपीएससी की, उस टाइम यूपीएससी को वो सिविल सर्विसेज वाला एग्जाम बोलते थे, आईसीएस का एग्जाम क्लियर करके बंदा और कहता है तुम्हारी नौकरी नहीं चाहिए, दबाओ, अपन अपने मालिक खुद हैं। वो आदमी, इतनी समझ रखने वाला आदमी जो अपनी सारी की सारी इनकी इंटेलिजेंस से बच करके नेपाल, भूटान, जर्मनी पहुंच जाता है, वो आदमी किसी तानाशाह के या किसी आदमखोर के चक्कर में थोड़ी ना फंसता। हिटलर ने नेताजी को पूरी कहानी रुपए की समझा दी थी कि रुपया ये चलता है, ये रॉथस्चाइल्ड फैमिली कंट्रोल करती है, ऐसे बनता है, ऐसे छपता है, तुम्हारा सोना खत्म हो रहा है, तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो रहा है। तो समझ में आया था सुभाष चंद्र बोस को कि अपना रुपया होगा तो ही अपनी आजादी होगी, और इसीलिए पहले आजाद भारत के प्रधानमंत्री बने थे सुभाष चंद्र बोस। आजाद भारत के, आजाद हिंद सेना, आजाद हिंद सरकार बनाई, अपनी सरकार के प्रधानमंत्री बने, वो पहले प्रधानमंत्री थे। बाद में तो जो नेहरू ने किया वो तो नेगोशिएशन किया था, वो तो सौदेबाजी करी थी। मतलब कितना 43 लाख टन सोना गया था, 43 लाख टन, 4,37,614 टन सोना गया था। उसके बदले में नेहरू को गद्दी मिली थी, और उसके बदले में ही हर प्रधानमंत्री को मिलती रही है कि तुम हमको हर सेशन के बाद जब भी तुम्हारी ताजपोशी होगी
प्रधानमंत्री यहां से 100, 200, 300, 400 टन सोना भेजेगा। जितने नोट इधर छाप लोगे उतना ही रुपया उधर पहुंच जाना चाहिए। रुपया मतलब सोना। इधर कागज के टुकड़ों में इनको खेलने दो, इनको लड़ने दो आपस में, देश के लोगों को। ये चिरते रहेंगे, ये अपनी ईएमआई भरते रहेंगे, ये जिंदगी भर गुलाम रहेंगे क्रेडिट कार्ड पे। इनके कच्चे भी क्रेडिट कार्ड पे आने चाहिए। ये प्लान बना चुके हैं। और ये तब से लेकर अब तक चल रहा है, क्योंकि हमको अपनी ईएमआई से फुर्सत नहीं लेने देते भाई। हमको अपने पारिवारिक झगड़ों से, पड़ोस के झगड़ों से फुर्सत ही नहीं लेने देते। हमको इस जात पात से, धर्म से, इन छोटी छोटी पता नहीं अटरम सटरम कबाड़ से ऊपर ही नहीं उठने देते। थोड़ा बहुत उठने देते तो घरवाली बोल देती है बाजू पकड़ के, तेरे को क्या पड़ी है, देश मरेगा जहां हम भी मर जाएंगे, चुपचाप घर में बैठो, देश की चिंता मत करो, अपने बच्चों को संभाल लो। और सारी क्रांति वहीं मर जाती है, हैं? क्योंकि अगर आपका समाज सुरक्षित नहीं तो आपके बच्चे भी सुरक्षित नहीं। और ये जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं ना, ये लड़ाई नींव के पत्थर लड़ रहे हैं। जैसे भगत सिंह ने लड़ी, उसने अपनी जान कुर्बान कर दी। नेताजी ने लड़ी, जान कुर्बान। उन्होंने तो आजादी नहीं देखी ना, हमने तो फिर भी थोड़ी देख ली बचपन में, हमने तो फिर भी देख ली थोड़ी सी, वो नहीं देख पाए। वो इसलिए अपनी जान देकर गए कि हमारी अगली पीढ़ियां कम से कम आजाद रहें। और हम अगली पीढ़ियों ने क्या किया ये तो हमारे सामने ही है भैया। तो वो जो मैं बात बता रहा था कि इराक के अंदर तेल के कुएं मिले थे, उन कुओं को किसी तरह से हथियाना था, तो अमेरिका के जरिए हथियाया जाएगा। अमेरिका के जरिए, जिसकी बात मृत्युंजय भाई बोल रहे थे, अमेरिका अपने जीडीपी का अभी कितना 4 गुना कर्जे में है, 300%, 21% ऑफ दिस जीडीपी एक्स्ट्रा लोन में है, एक्स्ट्रा है। यानी जितना जीडीपी है उससे फालतू तो लोन है अगलों पे। सर 7 साल में 5 इस्लामिक देशों को खत्म करके उनका सेंट्रल बैंक हथियाना था, मिलिट्री इंटेलिजेंस एमआई का इस्लामिक कंट्रीज के ऊपर अटैक का रीजन मैंने आपको बता दिया था। क्योंकि क्या होगा, देखिए क्या होता है, इस्लाम को टेररिस्ट कैसे बनाया जाता है इसको समझिए, इसकी साइंस को समझिए। जैसे इस्लाम को टेररिस्ट बनाया जाता है वैसे ही छत्तीसगढ़ में अपने जंगलों को बचाने वाले लोगों को टेररिस्ट और नक्सली बताया जाता है। वैसे ही अपनी जमीन बचाने वाले पंजाबियों को और हरियाणा वालों को खालिस्तानी बताया जाता है। वैसे ही अपनी जमीन बचाने वाले अनूप मंडल वालों को आतंकी बोला जाता है। वो सबको बोला जाएगा। मान लीजिए मैं इतना गरीब हूं कि मुझे 2 वक्त की रोटी कमाने में दिक्कत हो रही है और एक पूंजीपति मेरे पास आकर कहता है कि देवेंद्र तुझे नौकरी चाहिए? हाँ चाहिए साहब। तनख्वाह बता कितनी लेगा? अरे साहब बस 2 वक्त की रोटी मिल जाए बहुत है। बोल कितनी चाहिए? तेरे बच्चों को पढ़ाना है, बोल कौन से स्कूल में पढ़ाना चाहता है? साहब बस पढ़ लें, उनके रोजी रोटी, उनका पढ़ाई का खर्चा चल जाए। कौन सा स्कूल, डीपीएस में करवा दें? अरे नहीं साहब डीपीएस में तो बहुत खर्चा है। कितना खर्चा है? 3-4 हजार महीने की फीस होगी उनकी तो। अरे चल छोड़, तेरे को 15,000 रुपये महीना देंगे हम। 15,000 रुपये? जिसको 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही है उसको बोले 15,000 रुपये की नौकरी। हाँ तो साहब क्या करना है बताओ? नौकरी क्या है? नौकरी जेल में जाना है, 15 साल के लिए जेल में जाना है, 10 साल के लिए या 20 साल के लिए जेल में जाना है। हमसे कार का एक्सीडेंट हो गया था तो अब तुम कह दो कि मैंने एक्सीडेंट किया है। ठीक है साहब, मेरे बच्चे पढ़ लेंगे, मेरी घरवाली ठीक अच्छी हालत में रह लेगी, मैं 15 साल जेल में। सोच लेंगे विदेश गए थे, अभी तो कुछ भी नहीं है ना पल्ले, कर सकता हूं ना मैं सौदा। ये भाई जिसको खाने के लायक, जिसका बच्चे भूखे मर रहे हैं, वो किसी भी हालत में वो अपने 10-15 साल त्याग कर सकता है, मुझे इतना पता है। तो अगर किसी गरीब मुस्लिम परिवार को कह करके उससे कोई बीफ फेंकवा दिया जाए, किसी आदमी को मरवा दिया जाए 5-4 लाख रुपया देके, हैं, और बाद में उसको सांप्रदायिक दंगे में बदल दिया जाए, तो मुश्किल काम है क्या?
इतना ही तो कहना है। देवेंद्र जाट था तो जाट तो आतंकी होते हैं, इतना ही तो कहना है कि असलम ही क्यों मिलता है आतंकी, क्योंकि असलम के ही घर पहुंचते हैं पैसे लेके वो, उनको मुसलमान को ही आतंकी बनाना होता है भाई, क्योंकि तभी तो 82% हिंदुओं के दिलों में आग जलेगी कि भाई उनको दुश्मन वो नहीं दिखना चाहिए ना जो बैंकिंग वाला है, उसको दुश्मन पड़ोसी दिखना चाहिए, क्योंकि जिस दिन उसका गुस्सा जब चरम पर होगा तो वो उसको नहीं मार सकता जाकर जिस प्रधानमंत्री ने जबरदस्ती इंजेक्शन ठोके थे, वो असलम को ठोकेगा कि तेरी वजह से देश मर रहा है। ये पूरा प्रोपेगेंडा रचा जाता है, हम फंस जाते हैं, हमें नहीं समझ में आता है। वो जो इब्राहिम फ्लेक्सनर की मैं बात कर रहा था, फ्लेक्सनर ने रॉकेफेलर फैमिली को, रॉकेफेलर फाउंडेशन को अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई कि दुनिया में जहां जो भी मेडिकल पॉलिसी चल रही है, जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट का तरीका चल रहा है, वो सब बेकार है। होम्योपैथी भी बेकार है, नेचुरोपैथी भी बेकार है, एक्यूपंक्चर भी बेकार, वो सब ऐसा बोलते हैं। और बोलते हैं अगर कोई पद्धति अगर बचा सकती है दुनिया को तो यूनिफॉर्म मेडिकल सिस्टम होना चाहिए। उसकी उस रिपोर्ट के आधार पर 1948 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बना। हेल्थ तो नहीं सुना ना आपने, हेल, हॉरर ऑर्गेनाइजेशन। वहां से चला खेल मेडिकल माफिया का। अब आपको जानकर बड़ा आनंद आएगा कि जो इराक में तेल के कुओं के ऊपर कब्जा है वो रॉकेफेलर फाउंडेशन का है। 50% से ज्यादा तेल के कुओं पर कब्जा किसका है? रॉकेफेलर फाउंडेशन का। फिर आपको पता चले कि उन तेल के कुओं से जो पेट्रोलियम निकलता है, उस पेट्रोलियम को शुद्ध करने के बाद कुछ नीचे केमिकल बचे रह जाते हैं जिनको एपीआई बोलते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। उनसे पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, यूरिया, डीएपी और खाद और हाइब्रिड बीज बनते हैं, और साथ में ड्रग्स बनती हैं जिनको हमको दवाई बोला जाता है, वो वाले ड्रग्स बोलते हैं, ड्रग माफिया। वो ड्रग्स बनती हैं, केमिकल्स बनते हैं। उन सारे केमिकल्स में इस एपीआई का इस्तेमाल होता है। तो आपको जानकर बड़ा मजा आएगा कि जितनी भी डीएपी, यूरिया, पेस्टिसाइड कंपनियां हैं, उस माफिया का मालिक भी रॉकेफेलर फाउंडेशन। जितनी फार्मा कंपनियां हैं टॉप क्लास की अपने भारत में, सबका मालिक रॉकेफेलर फाउंडेशन। मतलब जो ये बड़े बड़े अस्पताल खुल रहे हैं ना, ब्रांडेड वाले, ब्रांडेड अस्पताल के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट है, जो करोड़ों रुपए लगते हैं, उसमें प्रिंसिपल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बोलते हैं जिनको, जो अंधेरे में होते हैं, जिनका नाम कहीं नहीं होता, शेल कंपनी बना के उसके थ्रू इन्वेस्टमेंट की जाती है, वो वही लोग हैं। अडानी की मैक्सिमम कंपनियों में उन्हीं की इन्वेस्टमेंट है जो वॉल स्ट्रीट में बैठे हैं लंदन में। वॉल स्ट्रीट किसके हाथ में है? सेंसेक्स है। सेंसेक्स पूरी दुनिया का कहां से कंट्रोल होता है? वॉल स्ट्रीट से। और वॉल स्ट्रीट काबू में है यहूदियों के, इजराइल के। तो ये सारा इजराइल से चलता है खेल, ठीक है। अब जब इजराइल से चलता है तो यानी कि आप जो पैसा दे रहे हो, वो जो बड़ी 12-13 फैमिलीज जिनको हम बोलते हैं, रॉयल फैमिलीज का नाम दिया जाता है, कोई उनको इल्यूमिनाती बोल देते हैं, कोई उनको कंट्रोलर ऑफ द वर्ल्ड बोल देता है, कोई कुछ भी बोल देता है, वही लोग हर जगह अपनी मुंडी घुसाए रखते हैं और उनको हर चीज पर कंट्रोल चाहिए। आपको पता चले कि जो हार्प टेक्नोलॉजी है उसका मालिक भी रॉकेफेलर फाउंडेशन है। फिर आपको पता चले कि भारत में 1965 में जिस वक्त हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन का रिकमेंडेशन आया, वो भी रॉकेफेलर फाउंडेशन की रिकमेंडेशन पे आया। पढ़ो, ग्रीन रेवोल्यूशन का रिकमेंडेशन कहां से आया? अरे रिकमेंडेशन तो पढ़ो भैया। मतलब बीज भी उनका, खाद भी उनकी, फसल भी उनकी, पानी भी उनका, बिजली भी उनकी, पेट्रोलियम भी उनका, गैस भी उनकी, ट्रैक्टर भी उनका। अब मैंने बोला
2.5 लाख 3.5 लाख बीजों के ऊपर पेटेंट करा के बैठा है बिल गेट्स। खेती में जब रिलायंस ने जियो ऐप, कृषि ऐप को जब लॉन्च किया, उसके बाद ब्लू रिवर टेक्नोलॉजी को इंड्यूस किया, जिसके बारे में मोदी जी ने बड़ा खुलकर कहा कि ड्रोन से खेती होगी। वो जो ड्रोन से खेती करने वाली टेक्निक है उसका नाम है ब्लू रिवर टेक्नोलॉजी। उस ब्लू रिवर टेक्नोलॉजी का मालिक कौन है पता है? जॉन डीरे ट्रैक्टर। कौन है? जॉन डीरे का तो नाम सुना होगा। और जॉन डीरे का प्रिंसिपल इन्वेस्टर कौन है पता है? उसका मालिक कौन है? बिल गेट्स। जॉन डीरे बिल गेट्स का, बीज भी बिल गेट्स के। स्पर्म कंपनियां जितनी हैं, इस टाइम आईवीएफ सेंटर चल रहा है। आईवीएफ सेंटर में अगर आपको, पहले क्या होता था, अगर एक भाई की पत्नी को बच्चा नहीं हो रहा और भाई में कोई दिक्कत है, स्पर्म काउंट में कोई दिक्कत है, तो परिवार का ही स्पर्म ले लिया जाता था ताकि डीएनए तो बचा रहे। इन लोगों ने अब बैन लगा दिया है बाहर से डीएनए लेने का। कंपनी का ही डीएनए लेना पड़ेगा। और कंपनी का अगर बच्चा होगा तो वो बच्चा नहीं होगा, रोबोट होगा, वो उनका गुलाम होगा, पहले से प्रोग्राम्ड। उसमें जीन मछली का होएगा कि कुत्ते का, किसी को नहीं पता। ठीक है ना? तो और सरकार की ऑफिशियल रिपोर्ट ये कहती है, 2020 से पहले 2019 की रिपोर्ट बता रहा हूं, 53% से ज्यादा यूथ, 53% से ज्यादा मेल यूथ स्पर्म काउंट 0 हो चुका है। यानी कि 50% पॉपुलेशन के कुत्ते ही पैदा होने हैं, सुअर ही पैदा होने, उनके बच्चे इंसान के पैदा नहीं होने। दिखते इंसान है, जैसे टमाटर दिखता है ना, वो चिकना सा लाल सा टमाटर होता है ना मार्केट में, बड़ा अच्छा दिखता है दिखने में, मीठा लगता है, खट्टा नहीं होता, वो मीठा लगता है खाने में, उसमें मछली का जीन है। तो शाकाहारी लोगों को क्या लगता है कि हम लोग तो सब्जी खा रहे हैं, उनको थोड़ी पता है मच्छी खा रहे हैं। जो खीरा होता है हरा हरा सा, है ना, बड़ा सुंदर सा वाला, अच्छे वाला शेप होती है जिसकी, उसके अंदर भी जीन है, जीएमओ है वो भी। यानी कि उसका जेनेटिकली बदल दिया जाता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि आपको जो नई संतानें होंगी वो उनके हिसाब से प्रोग्राम्ड होंगी। आजकल तो इंडिया में जो भी जीएम क्रॉप्स हुआ है तो कमर्शियली यूज होने के लिए हुआ है, फूड के लिए नहीं हुआ है। देखो साहब ने कितना अच्छा सवाल पूछा है। ये पढ़े लिखे बच्चों का पहचान है। पढ़े लिखे बच्चों को कहते हैं कमर्शियल इस्तेमाल। अच्छा, कमर्शियल इस्तेमाल क्या होता है? कमर्शियल इस्तेमाल के लिए क्या मतलब? जैसे कि जो कॉटन, कमर्शियल का इस्तेमाल क्या मतलब? कमर्शियल का मतलब क्या? बेचना। बेच के कहां जाएगा? मतलब ये कह रहे हैं खाने के लिए इस्तेमाल नहीं होता, कमर्शियल पर्पस के लिए होता है। अभी मैं इसका जवाब देता हूं बढ़िया से। देखो भाई ने सवाल पूछा क्योंकि अखबार में ऐसा लिखा आएगा कि ये खाने के लिए नहीं है, ये सिर्फ कमर्शियल बेचने के लिए है। ठीक है, मैं एक किसान के घर गया, मैंने बोला ताऊ अपने बच्चों को जहर खिला रहा है, जहर खेत में वो बीज तो डाल के, पेस्टिसाइड दवाइयां डाल के, डीएपी यूरिया डाल के, क्योंकि उनके ऊपर एक केमिकल लगाते हैं वो लोग जो जमीन की परत को हार्ड बना देते हैं, पानी नहीं सोखती उसके बाद जमीन। ताऊ बोलता है ना भाई हम खाने वाले में नहीं डालते। मैंने कहा कितने वाले में नहीं डालता? वो बोलता है 1 एकड़ जमीन हम लोग जितना भी उसमें अनाज होता है अपने घर पे खाने के लिए रखते हैं, खुद के लिए और डंगरों के लिए, उसमें तो हम 1 कट्टा भी डीएपी नहीं डालते। मैंने कहा अच्छा फिर बाकी के? हाँ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का 2017 का ट्वीट है, मैंने अपने ट्विटर पे भी, हैंडल पे भी मैंने उसको डाला हुआ है, उनकी वो वीडियो डाली हुई है कि 2030 तक के हम ऐसी दुनिया बनाना चाहते हैं जहां यू विल ऑन नथिंग बट यू विल बी हैप्पी। सब कुछ रेंटल, ऑफिशियल है ये जो मैं बोल रहा हूं, हवा में नहीं बोल रहा हूं, मैं फैक्ट्स को मैनिपुलेट नहीं कर रहा। एग्जैक्ट यही लाइन है कि बाय 2030 है हम लोग 2030 तक एक ऐसी दुनिया का निर्माण करेंगे जिसमें यू विल ऑन नथिंग बट यू विल बी हैप्पी। और इसी तरह में चला हुआ, जमीनों को हथियाना, लोन देना, मकान पर लोन देना, नगरों पर लोन देना,
गोल्ड पर लोन देना, सब पे लोन देना, खर्चे ज्यादा करना, दवाइयां कम करना, लॉकडाउन लगा देना, जीएसटी लगा देना, आमदनी को बढ़ाना, तो मतलब सब कुछ ये चल रहा है, टैक्सेस पे टैक्सेस, टैक्सेस पे टैक्सेस। तो ये तो किसान के साथ होने वाला है। इसमें किसान को अगर आप आज बता दोगे तो जिस दिन होने लगेगा आपके पास अपने आप आएंगे लोग। दूसरा तबका दुकानदार, आपके सामने की बात है, वही बात दुकान पर, वही चीज अगर 1200 रुपए की दुकान पर मिल रही है तो आप मोबाइल खोलोगे तो आपको ऑनलाइन 1000 रुपए की मिलेगी, 100-200 रुपए सस्ता मिलता है। वो घर में आती है, वो लेने के लिए बाजार जाना पड़ता है, दुकान पे आती है या घर पे आती है। और कमाल की बात क्या है, वही दुकानदार घर पे पहुंचा रहा है तो 1200 की दे रहा है। वो 1000 में ऑनलाइन वाले जब ऑर्डर इसको देते हैं तो ये 1000 रुपए में पहुंच जाता है, क्योंकि उसका जो प्राइस है, उसका जो प्रॉफिट है वो कंपनी देती है उसको। कंपनी प्रॉफिट दे रही है तो क्या होगा, वो कंपनी कैसे दे रही है, क्योंकि बड़ी कंपनियों के कर्जे माफ किए जाते हैं। 30,000 करोड़ इकट्ठा माफ कर दिया, 20,000 करोड़ इकट्ठा माफ कर दिया, तो वो तो 100 रुपए 200 रुपए का मार्जिन जो है कम कर सकते हैं, उसको क्या दिक्कत है, क्यों जी, उसका तो माफ हो गया ना, उसको प्रॉफिट पहले मिल गया ना, अपना प्रॉफिट निकाल के बाकी का पैसा जो है वो डाउन, कीमत डाउन करने में लगा दो, ताकि समाज का प्रत्येक व्यक्ति ये बात बोलने लग जाए कि दुकानदार तो लूटते हैं, ऑनलाइन सस्ता मिलता है। 5, 4, 10 बार आप ऑनलाइन खरीदोगे, उसके बाद आप कभी भी कीमत को टैली भी नहीं करोगे। आजकल आप खरीदते हुए टैली नहीं करते हो, शुरू में टैली दिया, यहाँ पे कितने का मिल रहा है, दुकानदार कितने का दे रहा है, यहाँ पे कितने का दुकानदार, अब नहीं करते हो, अब तो सीधा खरीद डालते हो, यार खरीद देते हैं, घर आ जाएगा, है ना। तो लोकल दुकानदार धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। सभी दुकानदारों की रजिस्ट्रेशन पूरा हो चुका होगा, रेडी पटरी वालों का भी रजिस्ट्रेशन हो चुका होगा, है ना, हर दुकान का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। ये रजिस्ट्रेशन डिजिटल डेटा में इकट्ठा हो रहा है, और इन जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़ी शिपमेंट कंपनियां, इन कंपनियों को साथ कोलैबोरेट करना मजबूरी होगी, नहीं तो इनका कमर्शियल हत्या कर दी जाएगी, समझ गए। और ये दुकानदार को मालूम है, दुकानदार को मालूम है, आप जाके बताओगे तो पता लगेगा कि आपको खत्म करने का ये प्लान है। नौकरी वाले का मेरे ख्याल से आप में से कोई ऐसा होगा जिसको नहीं पता है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों कंपनियों में 90% नौकरियों को खत्म किया जाएगा। ऑलरेडी सरकार ने ऐलान किया हुआ है, ऑलरेडी किया हुआ है कि 90% लोगों की जरूरत नहीं है, वो काम एआई कर सकती है। अकाउंटेंट्स की जरूरत नहीं है, स्क्रिप्ट राइटर्स की जरूरत नहीं है, अभी वीडियो मेकिंग के लिए जरूरत नहीं है। नया एआई जो आया है, ChatGPT 4 आया है, उसने तो सारी हदें पार कर दी है। वो तो मतलब कुछ भी कर सकता है, आप तो सिर्फ उसको बता दो कि इस स्क्रिप्ट पर फिल्म बनानी है, पूरी फिल्म बना के दे देगा, मुंह लगा के, चेहरा लगा के, ना हीरो की जरूरत, ना हीरोइन की जरूरत, ना उसकी जरूरत, स्क्रिप्ट भी खुद लिखेगा और पूरा बैकग्राउंड खुद तैयार कर देगा। We do not need anything। तो ये सरकारी और प्राइवेट नौकरी वालों के साथ है। चौथा रह गया तबका मजदूर तबका। मजदूर तबके के साथ ये है, उसको काम बेसिक नहीं मिलता है, क्योंकि मशीनें उससे ज्यादा फास्ट काम कर पा रही हैं, उसको राशन दिया जा रहा है कोटे से, और कोटे के राशन को भी धीरे धीरे बंद किया जाने वाला है। उनको बोला जाएगा कि तुम्हारे अकाउंट में सीधे पैसे आ जाया करेंगे, तुम बाजार से खरीद लेना, जैसे सब्सिडी दी गई थी, इसी तरीके से है। हाँ, और अभी जो उनको अभी दाल तो उनकी पहले निकाल दी थी, तेल भी निकाल दिया था, मिट्टी का तेल भी निकाल दिया, फिर सरसों का तेल निकाल दिया, फिर दाल निकाल दी, बचे सिर्फ गेहूं और चावल उनको केमिकल वाले, प्लास्टिक वाले देने शुरू कर दिए, फोर्टिफाइड GMO देना शुरू कर दिया। और ब्राजील की 2020 की रिपोर्ट है, ऑफिशियल रिपोर्ट है ब्राजील सरकार की, 2020 में दी थी, जिन एनिमल्स ने, जिन प्रेग्नेंट लेडीज ने या जिन लोगों ने अगली संतान पैदा करने से पहले कंटिन्यूअसली GMO खाया, उनकी अगली संतान नपुंसक पैदा हुई। और GMO घर जाकर के नमकीन का पैकेट देखना, वो कमर्शियल वाला $1 मिलेगा। और ये 53% जो ऑफिशियल डाटा है, मनमोहन सिंह ने 2014 में रिटायर होने से पहले अपना डेटा दिया था कि 45% यूथ नपुंसक और बांझ हो चुका है।
कि समाज के सारे तबकों को अच्छी तरीके से रगड़ने का पूरा इंतजाम, आप कोई बच तो नहीं गया इसमें से, यूथ के लिए इंतजाम, यूथ बच गया अगर स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो है ही, साथ के साथ यूट्यूब भी है, साथ के साथ वर्चुअल रियलिटी है, वीडियो गेम है, तीन पत्ती है, नेटफ्लिक्स जैसे वो ओटीटी प्रोग्राम्स हैं और इतने सारे कबाड़ हैं, वो सब चलते हैं। आपके बच्चों को गेम भी ऐसी सिखाई जाती है, ऐसी दी जाती है जिसमें बंदूक चलती है, जिसमें 24 घंटे बंदूक चलती है। तो फ्यूचर में आपके बच्चों को क्या बनाना है, ये सोचने का, समझाने का मुझे लगता है जरूरत नहीं है, क्योंकि जो बच्चा बंदूक वाली वीडियो गेम पसंद कर रहा है, कल को अगर वो मर्डर बन जाए तो फिर दुखी मत होना। अगर आपका बच्चा ओटीटी देख रहा है या फिर आपका बच्चा यूट्यूब लगातार देख रहा है, तो यूट्यूब पर जबरदस्ती अश्लील वीडियोस आती हैं, कल को वो रेपिस्ट बनेगा तो अदरज मत मानना। जो बच्चा लगातार मोबाइल में लगा हुआ है, आने वाले टाइम में अगर डोपामिन रिलीज होना बंद हो जाए और वो बच्चा नशे की तरफ जाए, उस नशे का इंतजाम तड़ीपार ने अडानी के साथ मिलकर खूब किया हुआ है। अफगानिस्तान से हीरोइन लाई जाती है, कई लाख करोड़ की हीरोइन हर साल आ रही है आपके यूथ के लिए। तो आपके छोटे से लेकर बड़े बच्चे तक सबका इंतजाम करने की योजना इन्होंने बना रखी है। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इस चीज को समझ सकते हो कि नहीं समझ सकते हो। इनका टारगेट है सारा कंट्रोल ऊपर होना चाहिए, हमारा टारगेट है हमारा कंट्रोल हमारे ऊपर होना चाहिए। हम डिसेंट्रलाइज सिस्टम चाहते हैं, मतलब हमको किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं। हमको लगता है हमें दुश्मन, क्योंकि अगर हम ये कहेंगे हमारा दुश्मन बिल गेट्स है, रॉथस्चाइल्ड है, रॉकफेलर है, तेरा फैमिली है, फलाना है, ढिमकाना है, इजराइल है, अंग्रेज है, जो भी है। भाई देखो, अगर कॉमन सेंस बताइए, कोई कहेगा पूरी दुनिया में हो रहा है, फिर भाई कोई मोदी जी कर रहे हैं। अरे गधे, मुझे ये समझ में नहीं आता, 1947 से पहले ये कहा जाता है कि अंग्रेजों का सूरज कभी नहीं डूबता था। इसका मतलब पूरी दुनिया पर अंग्रेजों का राज था। इसका मतलब पूरी दुनिया में षड्यंत्र बराबर चल रहे थे। जिस वक्त यहाँ आईपीसी बन रहा है, उसी वक्त न्यूजीलैंड का भी पिनल कोड बन रहा है, उसी वक्त पाकिस्तान का बन रहा है, उसी वक्त दूसरे देशों का बन रहा है। वो सारे पिनल कोड अंग्रेजों के दिए हुए हैं, और अंग्रेजों को किसने दिए? उन्हीं समुद्री लुटेरों ने। ये लुटेरे ही तो हैं जो सौदागर हैं, जो ये काम करते हैं, जो सारा गेम प्लान लुटेरों का ही तो है। ये समुद्री लुटेरे हुआ करते थे। तो इन समुद्री लुटेरों का चला। अब समुद्री लुटेरों को आप बताओगे, अदृश्य आदमी को दुश्मन बताओगे तो लड़ नहीं पाएंगे। लड़ने का एकमात्र तरीका क्या है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहता है कि सब कुछ सेंट्रलाइज होना चाहिए, और हमारा ऑर्डर कहता है कि सब कुछ हम तय करेंगे कि हमें कैसी जिंदगी जीनी। इसलिए हम लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति और खेती, ये 5 चीजें याद रख लो सारे के सारे। क्या क्या? शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति और खेती। इन 5 चीजों में से पूंजीवाद को खत्म करना हमारा टारगेट है। अगर कोई कहे कि आपका टारगेट क्या है, इन 5 शिक्षा पूंजीवाद रहेगा, अमीरों के बच्चे पढ़ पाएंगे, सिर्फ गरीब का बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। न्याय में पूंजीवाद हम रहेगा, तो पुलिस वाले को, वकील को, जज को देने के लिए अमीर आदमी के पास ही पैसा है, गरीब के पास नहीं है। न्याय है। राजनीति में पूंजीवाद रहेगा, तो केवल अमीर ही राजनीति कर पाएंगे, वही पॉलिसी बनाएंगे। तो किसके लिए बनाएंगे? जस्टिस के लिए बनाएंगे, पूंजीवाद के लिए बनाएंगे। अगर स्वास्थ्य में भी पैसे का कारोबार रहेगा, तो स्वस्थ रहने का अधिकार भी केवल अमीरों को रहेगा, गरीब को नहीं रहेगा। और इसी तरह से खेती में भी अगर पूंजीवाद हावी रहेगा, तो किसान को अपनी जमीन नीलाम करनी ही पड़ेगी। पशु आधारित खेती जितनी हो सके, शरीर को यूज करने का जितना हो सके, ये तो है पहला कार्य। अपनी मुद्रा तो आएगी, अपनी मुद्रा तो अपना, वो उस पर तो बात नहीं करते, उस बात में आगे बढ़ना। हाँ, दूसरा टारगेट क्या है? जल, जंगल, जमीन और जानवर। जल, जंगल, जमीन और जानवर, इन चारों चीजों के बारे में फैसला लेने का अधिकार केवल गांव का होगा। पूंजीवाद कोई दखलंदाजी नहीं करेगा, सरकार की कोई दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये हमारा दूसरा टारगेट है। इसके लिए कोई भी गांव वाला मना नहीं करेगा आपको साथ आने के लिए। लड़ाई गांव लड़ेगा, शहर लड़ाई नहीं लड़ेगा। पहले बता रहे, शहर में 1000 लोगों में एक मिलेगा तुम्हारे साथ लड़ने वाला, गांव में 100 में से 5 निकल आएंगे लड़ने के लिए, तो अपने को घर से निकलना पड़ेगा। तीसरा हमारा मकसद, भारत के संविधान में 73वां संशोधन है, 73rd अमेंडमेंट, जो ये कहता है
कि गांव के बारे में फैसला लेने का अधिकार ग्राम सभा को है, जिसके फैसले को खुद प्रधानमंत्री और संसद भी वापस नहीं कर सकती। हमको वो 73rd अमेंडमेंट लागू कराना है, जिसमें सब फैसले हम करेंगे अपनी मर्जी से। आजाद तो तभी होंगे ना, राजीव गांधी की हत्या इस 73rd अमेंडमेंट की वजह से हुई थी। इंदिरा गांधी की हत्या सारी चीजों को नेशनलाइज करने के लिए हुई थी। हम गुलाम जो इस पोजीशन में आज हैं, इंदिरा गांधी के टाइम पर हो गए होते। समझ गए ना? इंदिरा गांधी ने इनके चक्कर में फंस के हमारे ऊपर जबरदस्ती वोट लगाया ना, नसबंदी वाला कार्यक्रम, सबको नपुंसक बनाने का कार्यक्रम, वही तो चल रहा है आजकल भी। अब उसके चक्कर में कर गई वो, बाद में उसने उसको समझ में आया होगा, आई थिंक सब कुछ नेशनलाइज कर दिया। एयर इंडिया से लेकर के एयर वेल से जितने बड़े इंस्टीट्यूशन थे सब नेशनलाइज कर दिया। वो तोड़ने में, दोबारा प्राइवेटाइज करने में 50 साल लगे हैं मोदी जी को। मोदी जी को लाना, ट्रेन करना, ऐसा मतलब ऐसा आदमखोर आदमी दोबारा मिला नहीं ना इनको इससे पहले, जो कितने ही मरते रहे, कितने ही गलते रहे, करोड़ों लोग चले दिल्ली से अपने अपने स्थानों पर पैदल चले, लॉकडाउन के अंदर अपनी लाशों को लेकर के घर पे आए। मतलब ये दया का एक शब्द नहीं बोला बंदे ने, कमाल की बात है। ये भी नहीं कहा मुझे दुख है कितने लोग मर गए, और सारा का सारा एक फ्रॉड के नाम पर। तो ऐसा व्यक्ति को मिला नहीं था इससे पहले, मुश्किल से मिला है, उसका पूरा वो मौके का फायदा उठा रहे हैं और अच्छे से आपको रगड़ने पे लगा रहे हैं। और आप अगर आज भी नौकरी के चक्कर में रहोगे, अगर आज भी आप घर वालों के दबाव में आकर बैठे रहोगे, इतना कुछ समझने के बाद भी अगर आप लोग घर से नहीं निकलोगे, तो भैया फिर राम ही उखाड़ा है। हमारे हरियाणा में कहा जाता है तो भगवान ही मालिक है, तो उखाड़ा मतलब रक्षा करने वाला, फिर तो राम ही रक्षा करे। तो अभी इतनी सारी चीजों को कंसोलिडेट करने में कितना टाइम लगेगा, दोबारा फिर बोलने के मतलब अपने को तो याद सा हो गया है। कुछ बातें रह गई होगी, आप लोगों के सवाल होंगे। सबसे बेहतर तरीका ये है, जितने सवाल दिमाग में आते हैं, रात को आते हैं, आज शाम को आते हैं, बैठ के लिखिए, ठीक है ना? उन सारे सवालों को लिख लीजिए और कल को फिर सेशन होगा, कल के सेशन में फिर से पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत होगी, कोई डाउट होगा तो। और आप तब तक वो पेटेंट वाला मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिएगा, 9518170000 मेरा नंबर है, भाई से ले लेना, उसके पास है। मेरे को बोल देना कि वो पेटेंट वाला मेरे को भेज दो, मैं आपको पूरी वीडियो भेज दूंगा, पूरा टोटल एक एग्जैक्ट चीजें, ठीक है? और उसके बाद आपको जो लगे, जैसा लगे, हम आगे बढ़ते हैं। इस शानदार सेशन के लिए आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं, पूरी टीम बधाई के पात्र है। कैसे अभी आप लोग